हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आज का जो यह सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा एग्जाम के लिए संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे। और देखिए, इस सेशन को आप एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और फ्रेंड्स आप पेपर दे रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और देखिए, इस सेशन में हम लोग 90 जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। और आप जानते भी हैं कि 8 से 10 प्रश्न जो होता है बाकी मैथ और रीजनिंग का होता है। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है। देखिए, समय अब बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। तो ध्यान दीजिए, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दिया है ओडिशा की कैबिनेट ने। ऑप्शन ए ओडिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन बने हैं, तो अदिति स्वामी यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, भारत ने जो बर्लिन में तीरंदाजी जो चैंपियनशिप हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। उसमें भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। कुल 4 मेडल भारत ने जीते थे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण जो है ये राम सुतार जी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके सेशन के एंड में बताइएगा। देखिए, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप जरूर सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो कौन नहीं थे पूछा गया है, तो इसमें न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी थी, उसके बाद न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं और न्यायमूर्ति आशा मेनन हैं। इसमें न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और देखिए 2008 से लेकर के अब तक 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 के नाम से, देख लीजिएगा। देखिए, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। देखिए, डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया 1 दिसंबर 2022। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 1 दिसंबर 2022 को जो है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर यह लॉन्च किया गया था डीजी यात्रा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ, तो दिल्ली दिल्ली वाराणसी और बेंगलुरु। रायपुर में जो है नहीं किया गया था। अब इसका दूसरा चरण जो है अगस्त में जो है जारी हुआ है, उसमें अगर बात करें तो अगस्त में मुंबई, अहमदाबाद, कोची, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी शामिल है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सेशन को कवर करिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है, यानी कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है, निगार साजी हैं आदित्य L1 के लिए। वहीं अगर आपका चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछता तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पी वीर मुथुवेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का अगर नाम पूछेगा, मिशन डायरेक्टर का नाम, मिशन, यहाँ मिशन बनाइए, मिशन डायरेक्टर का नाम, तो मिशन डायरेक्टर का नाम जो है मोहन कुमार है। ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे। अच्छा, चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? कल ही मैंने आपको बताया था। आप एक बार कमेंट करके बताइए, डेट और सन दोनों लिखेंगे चंद्रयान 3 का, ठीक है ना। 2023 में किया गया है और आप डेट और महीना लिख करके बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य विधायिका जो है पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया? कारण क्या है? तो ये आरोप है कि उन्हें रोजगार, यानी कि दक्षिण एशियाई मुल्क के जो लोग हैं उन्हें रोजगार, आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना है सिएटल, ठीक है ना। सिएटल जो है ये पहला शहर बना है, सिएटल, सिएटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए राज्य विधायिका का पहला राज्य बना है ये कैलिफोर्निया। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा जो है अभी हाल ही में भूटान और तिमोर लेस्ते ने किया है। तो ऑप्शन में देखिए तिमोर लेस्ते तो नहीं है, लेकिन भूटान दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भूटान ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, तिमोर लेस्ते का भी नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारतीय मंदिरों से चोरी हुई धार्मिक कलाकृतियों की पहचान करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए यह हुआ है। यानी कि विदेशों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। अच्छा, अफ्रीकी संघ जो है G20 का मेंबर बना है, तो अब G21 हो गया है और अगला G20 का जो सम्मेलन होगा आपको पता भी है कि ब्राजील में होगा, यानी कि G21 का अब ब्राजील में होगा। इस साल भारत में हुआ था 2023 में, 2024 वाला ये ब्राजील में होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य 11 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु कौन सा है? आदित्य 11 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु जो है ये 11 है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीचर में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? भारत के नए संसद भवन का जो आकार है ये त्रिकोणीय है और इसके वास्तुकार जो हैं ये कौन है? तो बिमल पटेल हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी नए संसद भवन के बारे में जो मैंने ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स वार्षिकांक कराया हुआ है उसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। एक बार करंट अफेयर ज्ञान बिंदु वाला देख लीजिएगा। बीपीएससी टीचर में जितने भी प्रश्न करंट के पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न उस बुक में हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर देखिए अजाली औसामी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है, कौन? तो ये अफ्रीकी संघ है, ठीक है। और ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अजाली औसमानी, ठीक है ना। और ये साथ ही साथ ये अफ्रीकी संघ के एक देश के राष्ट्रपति भी हैं। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कोमोरस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे 3 प्रश्न बन गया। अजाली औसमानी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कोमोरस के। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजाली औसमानी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को 1974 में जो है लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992-93, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1992 याद रखिएगा। देखिए, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए, सभी लोग फ्रेंड्स आंसर कमेंट करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है ना। तो आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 21 अप्रैल के दिन यह मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस दिन जो है लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जाता है। अच्छा, 15 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? तो 10 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 जून के दिन आपको पता है क्या मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो ये आपको पता है कि सिकंदर जब आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंद वंश का आखिरी शासक तो जो था घानानंद, वही था उस समय। तो ये घानानंद सिकंदर का समकालीन था, नंद वंश का शासक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध पर। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान भी थी। तो यह विजयनगर की मुद्रा, पहले विजयनगर के बारे में जानिए। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ आपको पता है, जीत का शहर होता है। इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। ठीक है, अच्छा विजयनगर की हम बात करें तो इसकी मुद्रा थी जो कि प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर उसकी पहचान भी थी। तो ये पैगोड़ा थी। ठीक है ना, पैगोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। ठीक है, क्या नाम है उसका? वराह था। वराह, स्वर्ण का सिक्का विजयनगर साम्राज्य का वराह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया था। प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया के किस शासक ने बनाया था। तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, और ये अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। क्लियर ना? चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब किया था। तो अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 में किया था। ठीक है, अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ये भी आप याद रखेंगे। और अकबर ने अजमेर की यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल ने उनसे भेंट भी किया था। ठीक है, और भारमल ने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1562 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बाबर ने तुजुके बाबरी जो है किस भाषा में लिखी है। तो बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, ध्यान रखिएगा, और इसको तुर्की भाषा में लिखा है। तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद जो है कौन किया था? बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। साथ साथ यह भी याद रखेंगे। और देखिए अगर हम बात करें तो तुजुके बाबरी में बाबर ने कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, और बाबर ने राणा संगा को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक बताया है। ठीक है, दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि माइका जो है अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो माइका जो है ये सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धोवन सोडा है, धोवन सोडा यानी कि जो वॉशिंग सोडा है, बताइए। तो धोवन सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू सी है, ये CO3 इंटू 10H2O होता है। 10H2, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपका क्या होता है? खाने वाला जो सोडा है वो होता है बेकिंग सोडा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की एंटीपायरेटिक्स दवाई प्रयोग की जाती है। एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन जो है यहाँ प्रयोग की जाती है। तो देखिए कुछ एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि एस्पिरिन। अब एस्पिरिन आप मैं बता दिया, आप समझ जाइए। एस्पिरिन, उसके बाद डिस्प्रिन भी है। ठीक है ना, उसके बाद डिस्प्रिन भी है। ठीक है, उसके बाद और बता देता हूँ, सेरिडॉन भी है। ये एंटीपायरेटिक्स कुछ मेडिसिन हैं, और इनका जो है इस्तेमाल होता है शरीर के तापमान को घटाने में। तो यहाँ पर देखिए शरीर के ताप को घटाने में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एनाल्जेसिक जो है, एनाल्जेसिक, इसका प्रयोग शरीर दर्द को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चीकरण में, पाश्चराइजेशन जो है ना, इसमें क्या होता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जो है दूध गर्म किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें दो विधि होती है, एक लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है? दूध को 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है।
ठीक है। और एक होता है आपका कौन सा, हाई टेम्परेचर, यहाँ मैं लिखता हूँ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें जो है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म किया जाता है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है क्या, तो सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया जो है होता है, तो देखिए सेप्टिसेमिया की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेप्टिसेमिया जो होता है यह एक रक्त विषाक्तता है। क्या है, एक रक्त विषाक्तता है। ध्यान रखिएगा, जब शरीर में किसी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त में छोड़े गए रसायन पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देता है, तब यह कंडीशन जो होता है सेप्टिसेमिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न करिए। देखिए, और आपको पता है ना कि खाद्य विषाक्तता जो होता है ये मूलतः जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति जो है ना यह किस काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है यहाँ लिख देता हूँ प्रोटीरोजोइक भी कहा जाता है। प्रोटीरोजोइक युग भी इसको कहा जाता है, किसको, प्री कैम्ब्रियन युग को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि ग्लाइकोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन का संचय होता है, ग्लाइकोजन का संचय आपको पता है कि लीवर और मांसपेशी मतलब पेशी में होता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्य, जानवरों, कॉक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कवक की कोशिका भित्ति कई बार मैंने बताया कि काइटिन की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर और पेशी। ठीक है, यकृत और पेशी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से जो है सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है ये एक पादप हार्मोन है बिल्कुल। और ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन खरपतवारनाशी होता है। ठीक है, जिबरेलिन्स जो है पादप हार्मोन है, बिल्कुल सही है, जिबरेलिन्स एक पादप हार्मोन है और यह बौने पौधों को लंबा करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इथिलीन जो है ये फल के पकाने में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, सही पूछा गया तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन यहाँ मैं लिख देता हूँ साइटोकाइनिन, यह भी पादप हार्मोन है और यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एक फ्लोरोजेंस होता है या फ्लोरिजेंस कहिए, फ्लोरोजेंस, ये पौधे में पुष्प के खिलाने में सहायक होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है परंतु अपनी त्वचा के सहारे यह श्वसन करता है। हाइड्रा राइट आंसर होगा। अच्छा, केंचुआ आपको पता है ना, केंचुआ, केंचुआ आपको पता है किस संघ में आता है, एनेलिडा संघ में आता है। एनेलिडा पूछा जाता है, केंचुआ किस संघ में आता है, तो एनेलिडा संघ में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद, और केचुआ जो है इसका हीमोग्लोबिन रुधिर में नहीं बल्कि प्लाज्मा में घुला होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो नेपाल से पश्चिम बंगाल की भी सीमा मिलती है, सिक्किम की भी मिलती है, बिहार की, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम जो है दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो शहरी अगर हम बात करें भारत की किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर देखिए कौन सा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसमें से कौन सा नहर है, तो देखिए यह पनामा नहर है जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए पनामा राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण 1914 में 1914 में किया गया था, 1914 में किया गया था। ठीक है, चलिए और स्वेज नहर के बारे में आपको पता है ना, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, पाक स्ट्रेट आपको पता है, यहाँ पाक बना लीजिए, पाक स्ट्रेट जो है पाक जल संधि आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उससे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी देश
अवमूल्यन करके निर्यात अधिक और आयात कम कर देता है तो उससे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा की मूल्य कम करना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। एक बार सभी लोग सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो पंपास आपको पता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। और अर्जेंटीना कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा कंपोज कहाँ पर है, कंपोज ब्राज़ील में है और पंपास अर्जेंटीना में है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में है। और एक जो है आपका पूछा जाता है पटाना, पटाना घास का मैदान कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका में, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका में। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, किसके बारे में, तो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के, जीवन के। ठीक है, और यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ कि थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, पढ़ने में भी आपको कठिनाई निश्चित रूप से होगी। इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए, आई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है ना, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 1, 2 और 4 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए टिक लगा रहा हूँ, 1, 2 और 4 दोनों पढ़, चारों पढ़ लीजिए। ठीक है ना, मतलब 1, 2 और 4 ये तो सही है, पढ़िए इसको। ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम जॉन टीनवर्जन ने किया था। किसने किया था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जॉन टीन, ये ट है, टीन वर्जन ने किया था, ध्यान रखिएगा, मॉरिस डी ने नहीं किया था। तो ये वाला इसीलिए गलत हो रहा है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान जो है, मान यहाँ बना लीजिए 11 से लेकर के 100 के बीच में होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। तो देखिए, दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो है, ये ध्यान रखेंगे, यह क्या होगा, तो यह किसी भी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है। एक तरफ वन्य जीव विहार है, दूसरी तरफ राज्य है। तो यहाँ पर देखिए, रणथंभौर जो है ये राजस्थान में, बिल्कुल ये सही है। बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस जो है ये असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी सही दिया गया है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, जिसको जो कि आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है, तो सिलिकॉन से जो बनता है निश्चित रूप से वह चिप है। ठीक है ना, वह क्या है, वह चिप है, याद रखिएगा, चिप है। चलिए, तो चिप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चिप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो देखिए, एड्स जो होता है ना, एड्स आपको पता है वायरस से होने वाली एक रोग है, और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को यह प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता नष्ट हो जाती है, और एड्स के जीवाणु रक्त का, यानी कि जो ब्लड का टी सेल है, टी कोशिका है, टी सेल, यहाँ पर देखिए रक्त में जो टी कोशिकाएं हैं ना, टी कोशिकाएं, उनकी वृद्धि को प्रभावित करता है। टी कोशिका जो है, टी सेल जो है, यह एक प्रमुख लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, आपको पता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो जो आपका स्वतः चालित होता है उसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। ठीक है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑटोमेटिक वाले में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसमें। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें से अपरिवर्तित जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो फ्रेंड्स यह घनत्व रहेगा। घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे आप 44 नंबर कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है केल्विन स्केल पर। तो केल्विन स्केल पर बात करें तो 273 केल्विन होता है। ठीक है ना, 273 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, 273 केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक भी केल्विन ही होता है, तापमान का।
ठीक है, इसको के से जो है संदर्भित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है, तो ये मरकरी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। देखिए रेशम कीट का जो कीड़ा होता है ना, ये आपका इसका जीवन चक्र 4 चरण में पूरा होता है। एक अंडा हो गया, एक लार्वा हो गया, एक प्यूपा हो गया और एक वयस्क यानी कि पूर्ण कीट बना यह। तो इसमें जो आप यहाँ पर प्यूपा देख रहे हैं ना, प्यूपा वाले जो चक्र होता है, इसी में जो है फ्रेंड्स प्यूपा वाले चक्र में वाणिज्यिक तंतु यह पैदा करता है। और रेशम कीट का जो अध्ययन है, पालन है, ये सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर, ये आपको भी फ्रेंड्स पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से वह रेखा या लाइन कौन सी है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती हैं। तो बिल्कुल रेड क्लिफ तो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकित करता है, मैकमोहन भारत चाइना के बीच में, डूरंड भी है, ठीक है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान भारत कहिए, ठीक है ना। सर्किरिक नहीं करता है, सर्किरिक ध्यान रखिएगा, सर्किरिक जो है ये नहीं करता है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं। 3 से 4 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनमें चवर्णक नहीं होता है, ठीक है ना, मोलर नहीं होता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो आपको पता है, उनमें दूध के दांत होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है, 20 होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं। तो दलहनी पौधे की जड़ में जो जीवाणु होते हैं वे कौन से होते हैं, तो राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राइजोबियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद 50 नंबर है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। बड़ा ही रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, आपको याद भी होगा। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था, पीर अली खान ने, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा और पटना में लिखा रहेगा तो पीर अली खान पर आप टिक लगाएंगे। बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे, तो बिरसा मुंडा जो है सोते हुए पकड़े गए थे 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900, याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा का जो मुंडा विद्रोह था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मार्च 1900 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, इसी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जो थे गढ़वाल वंश के राजा जयचंद, उन्हीं को पराजित किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और मोहम्मद गोरी की बात करें तो 1191 में जो है आपको पता भी होगा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, ठीक है। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है, जिसने बंगाल विभाजन किया था, आपको भी याद होगा। लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस अल्पमत की प्रतिनिधि करता है, बहुमत का नहीं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि किसने यूरोपियन मिल बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये भला कौन नहीं जानता है। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, राजकुमार शुक्ल जी वहीं पर गांधी जी से मिले थे और उनका ध्यान आकर्षित किया था। और फाइनली 1917 में गांधी जी चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है यह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र जो है, पहला सत्र लखनऊ में हुआ था, दूसरा सत्र फैजपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता
NG रंगा ने किया था, और पहला सत्र जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर ऑप्शन सी में है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो आपको पता है ना कि उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। लॉयड जॉर्ज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको पता है पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, वानभट्ट है, आपको भी याद होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कपिल जो है यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये आपको याद भी होगा, सांख्य दर्शक के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो देखिए महाकवि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है शासनकाल से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, ध्यान रखिएगा। कालिदास मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसी पुस्तकें कालिदास ने लिखी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा में जो गतिरोध होता है किस कंडीशन में पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त बैठक जो है ये बुलाई जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की जो कारण है वो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, इसीलिए इसका आंसर जो होगा केवल और केवल ए होगा, यानी कि पहला होगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसको जो है इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में जो है संयुक्त अधिवेशन है, तो अनुच्छेद 108 में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य था। स्थगन प्रस्ताव जो है लाने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका एक ही मकसद था, सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको सही बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बिल्कुल जो है ये गलत दिया गया। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निर्वाचन झगड़े का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकार क्षेत्र में है। अधिकार क्षेत्र में जो है ये राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है ना, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है यह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में, ये भी गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा राज्यसभा आते हैं, नहीं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति अगर रहता तब जाके ये स्टेटमेंट सही होता, ये भी गलत हो गया। इन तीनों का तीनों गलत दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त विशेषाधिकार संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में बिल्कुल दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था? संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए प्रांतों की विधानसभा, जो कि केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर कि मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो चूंकि मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए कर रही थी
क्योंकि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो यहाँ पर देखेंगे मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, आपको याद भी होगा। और 1940 का जो मुस्लिम लीग का बैठक लाहौर में हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में, जिसमें 2 राष्ट्र का सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है। संघीय स्वरूप पूछा गया है। संघीय स्वरूप जो है यह कनाडा से प्रभावित है। कनाडा बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन 2 में दिया गया है, जो कि देखेंगे तो ऑप्शन 2 ऑप्शन सी में दिया गया है, कनाडा से प्रभावित। संसदीय पूछेगा तो ब्रिटेन से होगा। संसदीय पूछेगा, संसदीय, तो ये ब्रिटेन से होगा संसदीय। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख की खान जो है यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुद्रेमुख की खान जो है, सबसे पहले तो देख लीजिए कुद्रेमुख की खान जो है ये कहाँ पर है। तो कुद्रेमुख शायद कर्नाटक में है, एक बार आप कमेंट करके बताइए मैं सही बता रहा हूँ ना। और यहाँ से जो है लौह अयस्क मैंगलोर से निर्यात होता है। मैंगलोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य दिया गया। असत्य यानी कि गलत दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे गलत कथन जो दिया गया है इसमें से वो आपका भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। बिल्कुल भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। कहीं भी इसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा चीड़ के वनों से संबद्ध है। चीड़ के वन से संबद्ध की अगर हम बात करें तो क्या होगा, चीड़ के वन से। तो फ्रेंड्स भारत का उत्तराखंड जो है ये चीड़ के वन से संबद्ध है। उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो अवसादी चट्टान में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। ठीक है ना, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रूपांतरित को कायांतरित भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो राइट आंसर यहाँ पर अवसादी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। अरावली और विंध्याचल के बीच जो है कौन सा पठार अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ मालवा का पठार है, मालवा का पठार। ठीक है ना, याद रखिएगा मालवा का पठार बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, विंध्य पर्वतमाला। मैकाल पठार कहाँ पर है, मैकाल पठार पूछेगा तो मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और यहाँ से सही कथन का जो है चयन आपको करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। पहला और दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, सही दिया गया है। एक बार पढ़ लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत के निर्वाचन निर्देशन नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और देखिए किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि वह खुद ही त्यागपत्र दे दे या उसकी पदावधि यहाँ पर देखिए समाप्त हो जाए, ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से सही कथन चुना। देखिए क्रिटेशियस काल से टेथिस सागर तल ऊपर उठने लगा था, बिल्कुल जो है ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। और कार्बनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ था, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों कथन 1 और 2 दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए 74 नंबर है कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो यह जल जो यह धातु जो है जो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ये सोडियम है। सोडियम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम है। और सोडियम धातु बेंजीन और ईथर में विलय होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाली प्रणोद कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, तो यह मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना, यानी कि मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाती है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है यह भाग है, तो यह भाग है फ्रेंड्स यह गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का है मध्य प्रदेश। भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलो उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है। जबलपुर श्रेणी जो है यह भाग किसका है, तो यह विंध्यन श्रेणी का, ठीक है ना, विंध्यन क्रम का। तो यहाँ पर देखिए विंध्यन क्रम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न कथन पर विचार करें और यहाँ से सही आंसर बताना है आपको। ऑलमोस्ट आपको सारा ऑप्शन दिख भी रहा होगा। चलिए देखिए, डक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। डक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, बिल्कुल ये सही है। शिलांग श्रेणी मेघालय में है, ये भी सही है। तो यानी कि एक और दो दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्न कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें कालक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले आपका कैम्ब्रियन होगा, फिर आपका हो जाएगा ट्रिएसिक, फिर आपका हो जाएगा पॉलीस्टोसिन और फिर आपका हिलोसिन। तो यानी कि 1 3 2 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। कबीर पुरस्कार का संबंध जो है यह सामाजिक सद्भाव से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सामाजिक सद्भाव से के क्षेत्र में योगदान के लिए। देखिए उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है। गुल ए नगमा जो है यह रचना है फिराक गोरखपुरी की। फिराक गोरखपुरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ना, यह प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लूना 25 मिशन किस देश का है। लूना 25 जो है यह चंद्र मिशन है रसिया का, जो कि फेल हो गया था, असफल हो गया था। चलिए मार्शल आर्ट गतका को 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। यह खेल कहाँ आयोजित होगा। तो देखिए 37वां जो होगा यह गोवा में होगा, ठीक है ना। चलिए गतका मार्शल आर्ट जो है ये कहाँ का है, तो यह पंजाब का है। उसके बाद चलिएगा अगला प्रश्न है, और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिएगा। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में, यानी कि मिस्र काहिरा ISSF निशानबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये रुद्रांश है, रुद्रांश पाटिल, ठीक है ना। ये कौन है, रुद्रांश पाटिल हैं। चलिए 86 नंबर है कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे जिनका निधन हो गया है। तो देखिए 2018 में प्रित्जकर अवार्ड दिया गया था, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है बालकृष्ण दोषी को। हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। PSL यहाँ पर देखिए LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो एकता जो है ये भारत और मालदीव के बीच का है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकता, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 89 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। देखिए ज्ञान बिंदु वाला करंट अफेयर्स भाई जरूर देख करके जाइएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। 5-5 सेट करके मैंने कराया हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरे 40 सेट आप रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सोनाली घोष हैं, ऑप्शन डी। अपना 90 प्रश्नों में स्कोर बताइएगा, 10 प्रश्न मैथ रीजनिंग का होता है, ठीक है ना। 90 में स्कोर बताइए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।